Good morning, class 6. We will start the chapter History subject, chapter 1. What, where, when and how. Now हमने जब कल जहाँ पे स्टॉप किया था उसके आगे से टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग. हमने लास्ट जो टॉपिक किया था ख़त्म किया था जहाँ पे हमने ट्रैवलिंग के बारे में पढ़ा था कि लोग ट्रैवलिंग जो पास्ट में करते हैं किस तरह से करते थे और आज जो करते हैं इस तरह से जो हमने डिस्कस किया था कि वहाँ पे फ्रंटियर्स को क्रॉस करके माउंटेन से क्रॉस करके वो इंडिया हमारे सब कॉन्टिनेंट में आए और यहाँ पर इस तरह से उन्होंने अपनी मतलब क्यों आए देख के ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन, रिलीजियस पर्पस में, एडवेंचरस के पर्पस में. तो आज उसके आगे हम आगे टॉपिक शुरू करते हैं. न्यू टॉपिक से हमारा सब टॉपिक है हमारा आज का नेम ऑफ द लैंड. ना टू ऑफ द वर्ड वी ऑफन यूज़ फॉर आवर कंट्री. हम मोस्टली जो है दो वर्ड यूज़ करते हैं हमारे देश के लिए, जो हमारे कंट्री के लिए यूज़ किया जाता है वो है इंडिया और दूसरा है भारत. ये जो है यहाँ पर ये वर्ड जो है मेनली कहाँ से आया, द वर्ड इंडिया कम फ्रॉम मोस्टली कहाँ से कहाँ देखा गया, ये इंदस, ये वर्ड इंदस से लिया गया है और जिसे सिंधु के नाम से भी कहा जाता है संस्कृत में. तो ये चीज़ें वहाँ से ली गई है और उस तरह से उसका नाम भारत पड़ा. अब यहाँ पे जो ईरान और ग्रीक्स थे ये मोस्टली कहाँ से, अफ़गानिस्तान के ऊपर जो एरिया है वहाँ पे नॉर्थ मोस्ट एंड पोस्ट में जो हमारा ये ईरान और ग्रीक है. वहाँ से जो ईरानियन एंड ग्रीक जो इंडिया आए थे थ्रू नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स के थ्रू, मोस्टली वो माउंटेन्स को क्रॉस करके डेजर्ट उस एरिया से 2500 ईयर्स अगो. तो उनको ये जब भी वो क्रॉस करेंगे तो उनको वो ये जो रिवर था इंडस रिवर, उनको ये रिवर्स को क्रॉस करना ही पड़ता. तो इसी तरह से वो इस रिवर्स को क्रॉस करके तो उसी तरह से इन लोगों ने ही इसे नाम दे दिया एज अ हिंदुस्तान, हिंदू करके इंडस और हिंदूज करके द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया. तो इसी तरह से जो उस इंडस रिवर्स के जो आसपास के एरिया थे ईस्ट साइड में, उस रिवर्स के आसपास ईस्टर्न साइड एरिया को उन्होंने नाम दे दिया एज अ इंडिया. तो इसी तरह से इंडिया ये नाम इंडिया पड़ गया. ना भारत, ये भारत नाम कैसे पड़ा, तो भारत का जो ये नाम पड़ा है यहाँ पर भी एक इसकी कहानी है. द नेम भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन इन द ऋग्वेदा ऑल्सो. द अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन इन संस्कृत. कहा गया कि इस भारत के पीछे क्या कहानी है कि पहले जो लोग रहते थे वो ग्रुप में जो रहते थे नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में, जैसे इंडस रिवर्स के आसपास एरिया में, और उन्हीं लोगों को ही उस एरिया पूरा जो एरिया में वो रूल करते थे उसी एरिया के आसपास और उस एरिया के लोग में जो रूल करे थे उस एरिया को उन्होंने नाम दिया था ऐसा भारत. इसकी ये चीज़ें डिस्कस ऋग्वेदा में भी कहा गया इसके बारे में. जो ऋग्वेदा हमारी जो बहुत ही पुरानी जो लिटरेचर है उसमें इसके बारे में डिस्कस भी किया गया है. तो इसी तरह से अगर डेट देखते तो 3500 ईयर्स अगो ये कंपोज की गई थी ऋग्वेदा, उसमें भी इसके बारे में चर्चा किया गया है. तो लेटर इट वॉज यूज़ फॉर द कंट्री, जो बाद में हमने अपने देश के लिए इसको यूज़ करना शुरू किया और ये दोनों ही यूज़ किया जाता, भारत या इंडिया हम यूज़ करते हैं अपने. द फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. अब हम अपने पास्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग अबाउट आवर पास्ट. वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वी वर रिटन लॉन्ग अगो विथ दीज आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट. मतलब कि अगर हम अपने पास्ट के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो सर्च करना पड़ेगा. भाई कहाँ से पता चलेगा हमें हमारे पास्ट के बारे में, पास्ट के बारे में कोई बताने वाला तो नहीं है, उस समय के लोग तो नहीं हैं यहाँ पर जो हमें बताएंगे. तो अगर सर्च करेंगे एंड व्हेन वी विल सर्च फॉर इट, तो अगर हम बुक्स को सर्च करेंगे, अगर कुछ बुक्स उस समय लिखी गई होगी तो बुक होगी, और बुक होगी तो उसके बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर तो इसी तरह से उस समय जो बुक्स लिखी जाती थी उसको मैन्युस्क्रिप्ट के नाम से कहा जाता था, जो हाथ से लिखी जाती थी और इसी तरह से इसको मैन्युस्क्रिप्ट के नाम से दिया गया. और ये एक्चुअली इसको नाम इस तरह भी दिया गया क्यों कहा जाता है, दीज कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स मेनू मीन्स हैंड. तो ये वर्ड इसको लैटिन वर्ड से लिया गया था, मनु मीन्स हैंड. तो इसी तरह से इसको नाम दिया था मैन्युस्क्रिप्ट मीन्स हाथ से लिखी हुई जो भी डॉक्यूमेंट्स लिखी गई थी. तो उस समय जो है पेपर तो होता नहीं था, तो फिर वो लिखा किस में था, तो कहा गया कि दे यूज टू राइट डाउन इन द पाम लीव्स. पाम लीव्स पेड़ के जो पत्ते होते हैं, पाम लीव्स खजूर के पत्ते होते हैं, बार्क होते हैं पेड़ों के जो बार्क होते हैं जो उसके पेड़ों में, उस तरह से उस चीज़ों को बिल्क बर्च को यूज़ किया जाता था. और ये मेनली कहाँ से आती है, ये हिमालयन ट्री जो है
हिमालयंस में ये पेड़ वहाँ पे, और वो जो पेड़ होती है बहुत ज़्यादा अच्छी होती, प्रिजर्वेटिव होती है, उसको उस समय लोग जो थे उसे प्रिजर्व करके रखते थे। नहीं तो क्या है कि अगर उसमें लिख दिया और कीड़ा किसी इंसेक्ट ने खा लिया तो वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ओवर द ईयर्स मैनी मैन्युस्क्रिप्ट्स वे ईटन अवे बाय इंसेक्ट। ऐसा नहीं है कि कुछ कीड़ा ने खाया भी नहीं है, बट सम ऑफ देम, कुछ चीज़ें जो ऐसा भी है, कुछ मैन्युस्क्रिप्ट ऐसा भी हो गया जो डिस्ट्रॉय हो गया। किसके कारण डिस्ट्रॉय हुआ? क्योंकि वहाँ पे किसने उसको यूज़ किया, इंसेक्ट ने उसे खा लिया है। सो कुछ इंसेक्ट्स के थ्रू डिस्ट्रॉय हो गया, और कुछ जो हमारे पास है उस तरह से उसको, जिसके कारण प्रिजर्व किया गया। प्रिजर्व कहाँ रखते थे पहले वाले? तो जितने सारे हमारे जो मेन डॉक्यूमेंट्स है, मैन्युस्क्रिप्ट्स है, वो आर्चिव्स के वहाँ पे रखा जाता था, जो लाइब्रेरी के थ्रू माना जाता है, जहाँ पे मेन डॉक्यूमेंट्स जो भी होते थे लिखे हुए वो वहाँ पे प्रिजर्व करके रखा जाता था। तो इसी तरह से अगर हम आज चाहें तो वहाँ पर अगर जो भी है वहाँ पे हमें उसके बारे में जानकारी मिल सकती है। तो ये एग्जाम्पल देख सकते हो कि ये जो एक आपको दिख रहा है ये संस्कृत में लिखी गई है, इसी तरह से ये बुक है, उसकी पिक्चर है यहाँ पर। हम आगे ऐसे बढ़ते हुए अब यहाँ पे देखेंगे हैव सर्वाइव्ड, जो जैसे मैंने कहा कि कुछ कीड़ों ने खा लिया, कुछ सर्वाइव्ड की, जो बच गई। ऑफन प्रिजर्व इन टेम्पल्स, तो उस समय टेम्पल्स में, मोनास्ट्रीज़ में, जहाँ पे लोग ध्यान लगा के भगवान का ध्यान करते थे, उस तरह से मोनास्ट्रीज़ में इस तरह से रखा गया उसको बचा के। दीज बुक्स डील विद ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स। और ये किस चीज़ों में लिखा गया था? ये बुक्स कौन कौन सी बुक्स थी, किसके बारे में लिखा जाता? तो मेनली जो होते थे वो रिलीजियस बिलीव्स के ऊपर, कि हमें कौन सा धर्म लोग फॉलो करते हैं, किस तरह से फॉलो करते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, हाउ दे लिव्स, किंग्स एंड मेडिसिन्स, साइंस, इस चीज़ों के बारे में लिखा गया था ये सारी बुक्स। बिसाइड दे वे एपिक्स ऑल्सो। एपिक्स जो बहुत लंबी कहानियाँ होती, जैसे इंडिया में सबसे पुराना कहानी जो हमारा रामायण एंड महाभारत है, दीज आर द 2 इम्पॉर्टेंट एपिक्स हमारे पास है। उसमें इसके अलावा लोगों ने लिखा था पोएम्स एंड प्लेज, ये चीज़ें भी लिखी गई थी। बट अब आता है यहाँ पर मेनी ऑफ दिस वे इन संस्कृत लैंग्वेज। अब ये सब किस में लिखी गई थी? संस्कृत, क्योंकि तब हमारा मेन जो लैंग्वेज होता था वो संस्कृत था। इसके अलावा भी जो लैंग्वेज यूज़ किया जाता था वो प्राकृत लैंग्वेज होती थी, जो ऑर्डिनरी पीपल यूज़ करते थे। प्राकृत जो था वो ऑर्डिनरी पीपल यूज़ करता था। और इसके अलावा भी एक और था, वो तमिल। तो देखा जाए लगभग जो था मेन 3 लैंग्वेज थी, एक संस्कृत था, प्राकृत एंड तमिल। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जो सोर्सेज में इंस्क्रिप्शन भी आ जाता है, कि जो हिस्टोरियंस को जो मिला था, जिसके थ्रू हमें पता चला कि हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारा पास्ट क्या है, तो इंस्क्रिप्शंस भी था। दीज आर रिटन ऑन रिलेटिवली हार्ड रॉक सच एज स्टोन्स और मेटल्स। तो इंस्क्रिप्शंस क्या है? जो इंस्क्रिप्शंस है कहा जाता है जो बहुत ही हार्ड सरफेस पे लिखा जाता है, जैसे स्टोन्स है या फिर मेटल्स है, इस तरह से। समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर इंस्क्राइब सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। ये मेनली कौन लिखाते थे? ये तो लोकल पीपल या फिर ऑर्डिनरी पीपल तो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो थी वो किंग ऑर्डर करते थे कि उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ऑर्डर्स है, वो पत्थरों में लिख के वो रख दिया जाए, ताकि लोगों को वो दिखे और उस रूल्स को वो फॉलो करें। इसी तरह से किंग्स हो या फिर क्वींस के जो भी ऑर्डर्स होते थे, इस तरह से। और इस तरह से जिसके कारण हमें ये चीज़ें मिली, इंस्क्रिप्शंस जो थी हमें मिली, जिसके कारण हमें हमारे पास्ट के बारे में पता भी चला। इस तरह से ये सारा रिकॉर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल किंग्स ऑफन कीप रिकॉर्ड्स ऑफ विक्टोरीज इन बैटल्स ऑल्सो। इसके अलावा किंग्स जो थे, अपने जितने सारे युद्ध हुए उनके बारे में भी उनके बारे में लिखाया गया और उससे प्रिजर्व करके रखा गया, ताकि लोगों को, उनके आने वाले जो पीढ़ी थे, उनके जो बच्चे हैं, उन्हें भी उनके बारे में पता चले कि इनके जो पिता थे, इनके जो परदादा थे, जो भी थे, इन्होंने कितनी लड़ाई लड़ी, कितने लोगों को हराया, कितना एरिया इनके अंडर में था। इस तरह से ये चीज़ें प्रिजर्व रखना शुरू किया गया। नाउ अगर हम ये एक और चीज़ है, देखो इंस्क्रिप्शंस की है, पत्थरों में लिखा गया, इस तरह से। इट्स रियली वेरी हार्ड वर्क। जो भी करते हैं वो स्किल पर्सन होते हैं, क्योंकि ये हर कोई के बस की बात नहीं होती है। जो सचमुच ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो बची हुई है, जिसके कारण हमें हमारे पास्ट के बारे में पता चला। नाउ देयर वर मेनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। कुछ ऐसी भी चीज़ थी जो हमें पास्ट में बनाई गई थी और हमें उसके बारे में पता चला। दोस्त हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स, तो ये जो चीज़ें हैं जो हमें बताते हैं हमारे पास्ट के बारे में, तो ये जो लोग पढ़ते हैं इसके बारे में, दोज हु स्टडी दीज अबाउट द पास्ट, हाउ द थिंग्स हैज़ बीन मेड, वे आर नोन एज आर्कियोलॉजिस्ट।
तो जो हमें इसके बारे में बताते हैं, जो इसके बारे में स्टडी करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन्स ब्रिक्स। तो वो क्या करते हैं? वो इसके बारे में पढ़ते हैं कि स्टोन्स के हैं, ब्रिक्स हैं, पेंटिंग्स हैं, स्कल्पचर्स जो बनाया गया, एक्सकवेट करते, एक्सप्लोर करते, घूमते हैं हमारे अर्थ के अंदर कितनी सारी चीज़ें हैं, वो मिट्टियाँ खोद के डिग करके अंदर से निकाल के, जिस तरह से हमें हमारे सबसे पहला सिविलाइजेशंस मोहनजोदड़ो हड़प्पा सिविलाइजेशंस के बारे में पता चला। तो इसी तरह से ये चीज़ें साथ साथ वहाँ पे और क्या चीज़ मिलती है? अगर वो मिट्टी खोलते हैं तो हमारे अर्थ के नीचे क्या मिले उनको? टूल्स मिले, वेपन्स मिले, पॉट, कुछ बर्तन मिले मिट्टी के, कुछ पैन मिले, कुछ ऑर्नामेंट्स मिले कि वहाँ पे उस समय लोग किस किस्म के ऑर्नामेंट्स मतलब जो है कि जेवर कैसे होते थे, किस तरह से लोग पहनते थे। इवन ये भी पता चला, कुछ मूर्ति भी मिली जिससे पता चला कि वहाँ पे जो मेल होते थे, मेल फीमेल तो यूज़ करती है बट मेल भी यूज़ करते थे ऑर्नामेंट्स। कॉइन्स मिले। तो ये चीज़ें थी जिसके थ्रू हमें हमारे पास्ट के बारे में बताया गया। एंड ये जो स्टडी करते हैं इसको क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। नाउ सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट में बी मेड ऑफ स्टोन्स, अदर बोन्स, बेक्ड क्ले और मेटल्स। तो ये जो भी चीज़ें हमें मिली, स्टोन्स मिली, बोन्स मिली, या फिर बेक क्ले जो मिट्टी मतलब ईंट मान लो, अब वो पकी हुई या फिर मेटल्स जो वो ख़राब नहीं हुई, वो प्रिजर्व मतलब वो बच गई, जिसके कारण अगर वो मिट्टी में मिल जाती, बोन्स पूरा मिल जाता, स्टोन्स कुछ नहीं मिल, टूटा फूटा, तो हमें उसके बारे में पता ही नहीं चलता। तो इसी तरह से जो हमें जो बच गया था, इम्पेरिजेबल, जो कभी ख़राब नहीं हो सकता, जिसके कारण हमें उसके बारे में पता चला। यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, और ये सब चीज़ें जो है बहुत लंबे समय तक सर्वाइव करते हैं। अब यहाँ पे एक देख लो एग्जांपल्स, यहाँ पे जो है पिक्चर्स दिखाया जा रहा है। पॉट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, ये एक पॉट उनको मिला था, बहुत ही पुराना है। पॉट लाइक दिस वी यूज्ड अबाउट 4700 ईयर्स अगो। इतने मतलब आज तो हम यूज़ करते ही, लेकिन सोचो वो उस समय भी यूज़ किया जाता था। राइट एन ओल्ड सिल्वर कॉइन, यहाँ पर इसके अलावा एक सिल्वर कॉइन भी दिखाया जा रहा है जिसके थ्रू, और साथ में क्या बताया जा रहा है कि वह यूज फ्रॉम अबाउट 2500 ईयर्स अगो। इन दिस वे इज़ द कॉइन डिफरेंट फ्रॉम द वन वी यूज्ड। तो ये जो कॉइन है ये सचमुच पहले वाले आज के कॉइन से बहुत ही डिफरेंस है। नाउ आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स। आर्कियोलॉजिस्ट ने इसके साथ साथ और क्या ढूंढा? उन्होंने एनिमल्स की बोन्स ढूंढे, क्योंकि जो हड्डियाँ होती है वो बहुत समय तक प्रिजर्व रह सकती है, बची रह सकती है। तो इस तरह से उन्हें पता चला कि कौन से एनिमल्स जो थे उस समय लोग उन्हें रेयर करते थे, मतलब पालते थे। जैसे बर्ड्स के मिले, फ़िश के मिले, और वो इससे पता चला कि वो क्या खाते थे इन द पास्ट, कि पहले लोग पास्ट में क्या क्या करते थे, कैसे रहते थे, क्या खाते थे। इसी तरह से जब और ढूंढने पड़े तो उनको ग्रेन्स मिले, अनाज के बीज मिले, लकड़ियों के कुछ टुकड़े मिले, एंड विच हैव बिन बर्न, जो बर्न किया गया था चारकोल। जैसे अगर लकड़ी जलाते हैं तो जल जाती है, और जली हुई लकड़ी होती है उसको चारकोल, चार्ट बोलते हैं। तो इसी तरह से वो जली हुई सर्वाइव जो बच गई, तो इसी तरह से चार्ट फॉर्म में भी मिले। नाउ डू यू थिंक क्लॉथ इज़ फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट? क्या लगता है आपको कि क्लॉथ, उनको कुछ कपड़े उपड़े भी मिले होंगे? हिस्टोरियंस, दैट इज़ scholars who study the past often use the word sources to refer to the informations found from manuscript. तो यहाँ पे जो डू यू थिंक कहा गया कि आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ कपड़े के वहाँ पे मिले थे, जहाँ पे मोस्टली जो मूर्ति मिली थी जिसके थ्रू उन्हें दिखाया गया था, कपड़े पहने हुए थे, जिससे कुछ पोर्शन भी था सिल्क, तो मोस्टली वह सिल्क एंड कॉटन यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो अब यहाँ पे हिस्टोरियंस जो थे, जो स्कॉलर्स थे, जो उन्होंने हिस्ट्री को पढ़ा, स्टडी किया, पास्ट के बारे में सोर्सेज कलेक्ट किया। तो अभी हमने सोर्सेज पढ़ा था, क्या क्या सोर्सेज है? मैन्युस्क्रिप्ट, जब जो हैंड रिटन वाला था, इंस्क्रिप्शन जो पत्थरों में लिखा गया था। और आर्कियोलॉजिस्ट वो क्या करते हैं, वो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जो मिट्टी को खोद के डिग करके उनके बारे में हमें कि उस समय कौन कौन से चीज़ें मिली, ये मेन सोर्सेज है। तो मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट, तो ये कलेक्टिवली अगर हम बोलेंगे तो उसको बोल सकते हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन से आर्कियोलॉजिस्ट को इंडिविजुअल नहीं बोल के हम उसको सिंपली सोर्स के हिसाब से भी बोल सकते हैं कि ये सोर्सेस है। तो ये सोर्सेस की यूज़ पे, सोर्सेस के एज अ सोर्स यूज़ किया जाता था। साथ साथ वन सोर्सेज आर फाउंड लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एडवेंचरस। एक और सोर्सेस मिली जिससे ये पता चला कि लोग जो थे लर्निंग करते, जो यहाँ पे घूमने आते थे, कोई काम के लिए आते थे, लेकिन समटाइम्स एडवेंचर्स के लिए भी
ताकि कुछ चीज़ें रोमांचक हो उसके लिए भी। इसी तरह से एज वी कंस्ट्रक्ट, धीरे धीरे जब लोगों ने शुरुआत किया इसके बारे में जानना, तो उनको अच्छा लगने लगा कि हाँ भाई, इस समय ऐसे लोग क्या करते थे, खाना क्या खाते थे, रहते कहाँ थे। तो जिस तरह से एक एक पॉइंट, एक एक क्लू जब मिलता गया, तो ये एक एडवेंचर्स बनने लगा और इस तरह से एक अच्छा खासा क्रॉनिक बनने लगा, एक अच्छा खासा उस पर कहानी, एक अच्छा खासा हिस्ट्री बनने लगा। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स। हम कह सकते हैं कि बस एक बिट, एक कड़ी से दूसरी कड़ी, वन बिट बाय बिट वो कनेक्ट करते गए, जिसके थ्रू उसे एक पूरा अच्छा खासा हमारा हिस्ट्री, हमारा पास्ट पता चला। तो इसी तरह से बच्चों को समझने के लिए इस तरह से कहा जा रहा है कि वी कैन से दैट दे आर जस्ट लाइक डिटेक्टिव। जैसे डिटेक्टिव्स कोई चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं, तो उसी तरह से हिस्टोरियंस एंड आर्कोलॉजिस्ट ने हमें हमारा हिस्ट्री, हमें हमारा पास्ट खोज के बताया। तो इस सचमुच उनके, हमारे लिए उनका जो ये काम है बहुत बड़ा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ना वन पास्ट और मैनी, हमारा पास्ट एक नहीं है, तो इसीलिए ये क्या है, ये प्लूरल है, क्योंकि सबका अलग अलग पास्ट है। किसी एक का पास्ट तो नहीं है यहाँ पे हिस्ट्री में, हमारा या आपका किसी का कोई सिंगल राजा तो था नहीं। तो दे आर डिफरेंट पीपल्स, दे आर वैराइटीज़ ऑफ पीपल्स, वेरिएशंस है। तो इसी तरह से ये चीज़ें जो है, इसे हम पास्ट नहीं बोल के आवा पास्ट बोलते, एस लगाते प्लूरल के फॉर्म पे। और आप जब बुक्स देखेंगे, आपके बुक्स के सबसे पहले ही ये वर्ड्स लिखा है आवा पास्ट। तो इसी तरह से डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट पास्ट। तो इसीलिए फॉर एग्जाम्पल द लाइव्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स, जो हर्डर्स है, जो जंगलों घूमते हैं, जंगलों में रहते हैं, सब कुछ जंगलों में निर्भर होते हैं, जो फार्मर्स है, जो एग्रीकल्चर्स करते हैं, इन दोनों का लाइफ अलग है, दोनों ही अलग अलग है। तो इसी तरह से किंग एंड क्वीन की लाइफ अलग है। मर्चेंट्स जो व्यापार है, वो व्यापार जो बिजनेस करते हैं, उनका लाइफ अलग है। और किसके थ्रू अलग है, जो पर्सन क्राफ्ट पर्सन है, जो कुछ बना रहा है, जैसे मिट्टी के बर्तन बना रहा है, या फिर मेटल्स का बना रहा है, या फिर वो ज्वेलरी बना रहा है, कुछ भी हो, उनकी लाइफ अलग है। तो इसी तरह से हमारा पास्ट टोटली डिफरेंट है, अलग अलग है, इसीलिए पास्ट प्लूरल है, सिंगल लेंगे, इसीलिए एस लगता है। ऑल्सो एज इट इज़ ट्रू इवन टुडे पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिस, बल्कि वो एंशियंट टाइम में ही नहीं, बल्कि आज के समय में भी वी आर प्रैक्टिसिंग डिफरेंट प्रोफेशंस। अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं, इसी तरह से। नाउ अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन अंडमान आइलैंड गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। नाउ अंडमान आइलैंड जो है हमारा खुद कौन से, जहाँ कहाँ पे ये हमारे ओशंस में है, कौन सा ओशंस में है ये अंडमान आइलैंड, ये हमारा बे ऑफ बंगाल में ओशंस में है, जहाँ पे यहाँ जो टोटली आइलैंड किसे कहते हैं, द एरिया जो है अ लैंड सराउंडेड बाय फोर साइड वाटर। तो आइलैंड क्या हो गया, एंड लैंड सराउंडेड बाय वाटर, फोर साइड पूरा पानी है, तो घिरा हुआ है, तो आसपास कोई एरिया नहीं है, पानी से पानी है। तो ये मोस्टली कनेक्टेड जो है दूसरे लैंड से, उनको मुश्किल है, वो हमारा ही है, लेकिन हमसे कनेक्टेड होने के लिए उनको क्या होगा, वो सी के थ्रू जो है वापस इंडिया मेन लैंड में उनको आना पड़ेगा। तो इसी तरह से जो वहाँ के लोग हैं, वो कुछ फ़िलहाल अपने लिए तो करेंगे, तो इस तरह से दे ग्रो देयर ओन फूड्स, तो वो अपना फूड जो है खुद ग्रो कर, फिशिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं, और वो फॉरेस्ट एरिया भी है, तो वहाँ से फॉरेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट करते हैं। इसी तरह से उनका जो है, उनका खाना पीना वहाँ पे। अब वहीं पर अगर हम देखते हैं, बाय कॉन्ट्रास्ट अगर हम कंपेयर करते हैं, मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज़, लेकिन जो लोग शहर में रहते हैं वो क्या करते हैं, उनका खाना पीना क्या है, वो टोटली अलग है। तो दोनों की लाइफ जो टोटली अलग है। शहर में लोग मार्केट जाते, ग्रो नहीं करते, वो ख़रीदते हैं कहीं ना अलग से अलग तरीके से, और जो फार्मर्स है, जो आइलैंड में रहते हैं, वो कलेक्ट, वो अपना अलग काम करते हैं। तो दोनों का लाइफ टोटली अलग है। तो इसी तरह से डिफरेंस पास्ट में भी इस तरह से बहुत से डिफरेंसेस हैं। ना बिसाइड देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंसेस, इसके अलावा भी डिफरेंसेस हैं ना। वी नो अ ग्रेट डील्स अबाउट किंग्स एंड द बैटल्स, कि जो किंग्स और जो होते थे वो क्या करते थे, वो बैटल्स करते थे, लड़ते थे, और जब वो लड़ाई करते थे, जीतते थे, जिस तरह से मैंने भी बताया कि वो लोग रिकॉर्ड बनाते थे, हर जीत की अपनी अपनी रिकॉर्ड बनाते थे, ताकि उनकी जो जनरेशन, न्यू जनरेशन हैं, जो लोग आएंगे, उनको पता चले कि इनका जो भी थे, दादा परदादा थे या जो पिता थे, उन्होंने कितनी लड़ाई लड़ी और कितनी लड़ाई जीती। इसी तरह से जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर, फिशिंग, फॉग गैदर, फार्मर्स, ये जो थे
ये रिकॉर्ड नहीं रखते थे। क्यों नहीं रखते थे? बिकॉज रिकॉर्ड रखना मतलब कि लिखना होगा, मैनuscript करना पड़ेगा। मैनuscript करने के लिए मतलब जो स्क्राइबर्स है, क्योंकि जो वो लिखते थे मैनuscript कौन लिखेगा? लिखना, जिसे लिखना आता हो। तो जिसे लिखना आता था उसे स्क्राइब्स बोलते थे। तो ये मतलब किसी को हम नौकरी पे रख रहे, उसे हम अपॉइंट कर रहे, जॉब में रख रहे, तो मतलब उनको पेमेंट करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो ये कौन कर सकता था? जो पैसे वाले थे, किंग्स थे, मर्चेंट्स थे। तो इसी तरह से ऑर्डिनरी पीपल क्या करते हैं, नहीं करते, उनके बारे में इसका रिकॉर्ड रखना इस तरह से मुश्किल हो गया था, क्योंकि ऑर्डिनरी पीपल्स के बारे में हमें जानना उस समय वो कैसे करते थे, वो कुछ मुश्किल है। उस तरह से जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने जस्ट एज्यूम लगाया, अनुमान लगाया कि इस तरह से लोग होते थे। तो इसी तरह से जो भी रिकॉर्ड्स हमें मिले वो मोस्टली किसकी मिली थी? किंग्स की थी या फिर रिच पर्सन्स की थी। नाउ डेट्स। अब डेट्स कितना इंपॉर्टेंस होता है यहाँ पे। इफ़ समबडी आस्क यू द डेट्स, वी विल प्रोबेबली मेंशन द मंथ, डे, ईयर, सब कुछ बता देते, टाइम, मिनट्स, समटाइम्स। दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट। अब इस तरह से हम इसको कैसे काउंट करेंगे, किस तरह से करेंगे? तो जब शुरुआत हुआ तो इसे एक मोस्टली एक पीरियड ले लिया गया, ताकि लोगों को मोस्टली समझ में आ जाएगा कि ये डेट्स कब से शुरू हुआ है और कहाँ से क्या है। तो असाइन कब से किया गया? कहा गया जो जीसस क्राइस्ट थे, जीसस क्राइस्ट के जन्म से, द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, जिसने क्रिश्चियन फॉर्म किया, ये जो धर्म है क्रिश्चियनिटी, उससे जो उनका फाउंडर था जीसस क्राइस्ट, उनके बर्थ से शुरुआत किया। जैसे 2000 है तो मीन्स 2000 ईयर्स कब हुआ? आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, एडी के नाम से, आफ्टर डेट, इस तरह से यूज़ किया जाता था। ना ऑल डेट बिफोर द डेट ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड। तो अब क्राइस्ट के बर्थ से तो शुरुआत हुआ एडी करके, लेकिन क्राइस्ट के उससे पहले वाला जो बैक हम जाएंगे, जैसे बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, तो जब हम पीछे जा रहे हैं तो उसको बैकवर्ड करेंगे, तो उस तरह से उसको दिया गया था बीसी करके, मीन्स बिफोर क्राइस्ट, इस तरह से ऐड किया गया। लेकिन आज क्या हो गया है कि इसे बीसी और एडी के नाम से नहीं बोल के आजकल मोस्टली सीई करके नाम से बोलना शुरू कर दिया गया है। जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो आप इसके बारे में पढ़ेंगे कि इस तरह से आजकल यूज़ किया जाता है। सी मीन्स कॉमन एरा, ठीक है। मतलब अगर हम बीसी के अगर पूछेंगे तो बीसी, तो उसको आगे लगा देंगे बिफोर कॉमन एरा, मतलब बी लगा लेंगे तो सी हो गया कॉमन एरा, और बी लगा देंगे बिफोर कॉमन एरा। तो इसी तरह से ये डेट्स का शुरुआत हो गया। तो वापस से ध्यान रखना कि डेट्स कब से शुरुआत की, कब से हमने शुरू की। जीसस क्राइस्ट को एक हमने असाइन किया, उन्हें मिडिल में रखा कि जब उनका जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था उससे जब शुरुआत हुई तो वो हमारा एडी है, और उसके जो पहले वाला था वो बीसी था, ठीक है। तो इसी तरह एडी और बीसी शुरुआत हो गई। अब यहाँ पे लेटर्स विथ डेट्स, यहाँ पे देख सकते हो बीसी बिफोर क्राइस्ट बता दिया गया, तो इसे आप लर्न कर लेना, मेनली बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो क्योंकि बार बार में जिस तरह से एडी का फुल फॉर्म क्या है इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इसे आप यूज़ कर लेना। एनो डोमिनी मीनिंग्स होता है एडी का, और बीसी बहुत इजी है, बिफोर क्राइस्ट। इस तरह से जैसे मैंने कहा था अभी कि आजकल इसे यूज़ नहीं करते, आजकल यूज़ करते हैं सीई। तो यहाँ पर जो सीई है, ये सीई जो है ये यूज़ किया जा रहा है किसके बदले में? एडी के बदले में। और बी सीई मीन्स बिफोर कॉमन एरा, तो ये इसी के बदले बीसीई यूज़ किया जा रहा है, बिफोर कॉमन एरा। तो लेटर क्या है? बीसी स्टैंड फॉर कॉमन एरा, ठीक है। तो अभी जो पीरियड हमारा चल रहा है ये हमारा कॉमन एरा है, और अगर हम कॉमन एरा का पीछे जाएंगे तो बी लगा देंगे बिफोर कॉमन एरा, ओके। ये भी यूज़ किया जाता था कभी कभी, समटाइम्स द लेटर बीपी मीन्स बिफोर पैंट्स, प्रेजेंट भी यूज़ करते हैं, लेकिन मेनली जो है बीपी ये मोस्टली यूज़ इतना नहीं होता जितना आजकल सीई यूज़ करना शुरू कर दिया सबने। अब ये कुछ सिम्बलाइज्ड है, ये स्क्रिप्ट जो है ये मोस्टली इजिप्शियंस यूज़ करते थे। यहाँ पे वी हैव सीन दिस इंस्क्रिप्शंस एंड इंस्क्राइब्ड ऑन हार्ड सरफेस, ये हार्ड सरफेस में किया गया। मेनी दीज आर द इंस्क्राइब्ड वे हंड्रेड्स 700 ईयर्स अगो, इंस्क्रिप्शन है हार्ड रॉक्स में, ये लैंग्वेज साइन है। इस तरह से लोग उस समय भी इसके यूज़ करते थे।
इसे अलग से अगर देखा जाए तो ये मोस्टली मतलब जो इसके बारे में पढ़ते हैं, इनके बारे में, इस लैंग्वेज साइन को, तो दिस कैन बी डन थ्रू अ प्रोसेस नोन एज डिसिफरमेंट्स। तो इस तरह से ये अलग चीज़ें हैं, ये आप डू यू नो के अंदर है, उसको आप एक बार सिर्फ रीडिंग कर लेना, देख लेना। तो मोस्टली हमारा जो चैप्टर है यहाँ पे ख़त्म हो गया है। हम लोग कल जो है एक बार ये आप एक बार रीड कर लो अच्छे से, फिर इसके बारे में क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स दे देंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू।